हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रिमार्केबल स्टडीज़। आज की इस वीडियो में हम अपनी लास्ट वीडियो को ही कंटिन्यू करेंगे। इससे जो पहले की वीडियो है हमने उसमें फंड फ्लो स्टेटमेंट जो हमारा चैप्टर हमने स्टार्ट किया था उसका मीनिंग पढ़ा था। हमने पढ़ा था फंड फ्लो स्टेटमेंट क्यों प्रिपेयर करते हैं और हम इस चैप्टर में कौन कौन सी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। आज चलिए हम इस चैप्टर का प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट करते हैं। आज इस वीडियो में हम फंड फ्लो स्टेटमेंट का फर्स्ट पार्ट प्रिपेयर करना सीखेंगे जो है स्टेटमेंट और शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। जब भी आपको फंड फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन आएगा तब आपको सबसे पहले जो चीज़ प्रिपेयर करनी है वो है स्टेटमेंट और शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। आप इसे स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, या फिर आप इसे शेड्यूल भी बोल सकते हैं, शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। जो आपको ठीक लगता है आप वो बोल सकते हैं। चलिए अब समझते हैं कि हम ये स्टेटमेंट अब प्रिपेयर क्यों करते हैं। दिस स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड टू शो द चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल बिटवीन टू बैलेंस शीट डेट्स। मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया, जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसमें हमेशा आपको 2 ईयर बैलेंस शीट गिवन होगी। हम फाइंड आउट करते हैं कि इन 2 सालों में हमारी वर्किंग कैपिटल में क्या चेंज आया है। वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुई है या वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हुई है। वर्किंग कैपिटल का ये इंक्रीज और डिक्रीज हम अपनी फर्स्ट स्टेटमेंट में फाइंड आउट करते हैं, दैट इज द स्टेटमेंट और शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। अब ये मैंने यहाँ पर फॉर्मूला नोट डाउन किया हुआ है वर्किंग कैपिटल का। वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अब इस स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। आप इस फॉर्मूला को अपनी कॉपीज पर नोट कर लीजिए। आगे हम बात करते हैं कि हम इस स्टेटमेंट को जब प्रिपेयर करेंगे तब हम उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड करेंगे। हमेशा ध्यान रखें, जब भी हमने ये फर्स्ट स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है उसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ की ज़रूरत है। इसके अलावा आपको बैलेंस शीट में जो मर्जी दिया हो, फिक्स्ड एसेट्स है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, कैपिटल है, रिजर्व्स एंड सरप्लस हैं, इन सब का कोई यूज़ नहीं है इस फर्स्ट स्टेटमेंट में। आपको सिर्फ ध्यान देना है अपने करंट एसेट्स पर और अपने करंट लायबिलिटीज़ पर। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ सेम है जो आप +1 से पढ़ते आए हैं, इनमें कोई चेंज नहीं है। यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाया है, आप इस टेबल को एक बारी रीड ज़रूर कर लें। इसमें मैंने सबसे पहले लिखे हैं करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में हम क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ध्यान रखिएगा, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस करंट एसेट्स में आते हैं। मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल वर्ड अगर लग गया इन्वेस्टमेंट के आगे इट मीन्स ये शॉर्ट टर्म नेचर की है। उसके बाद आती है इन्वेंट्रीज और स्टॉक। इन्वेंट्रीज में हमारे पास आगे कुछ कैटेगरीज आ जाती हैं स्टॉक की। रॉ मटेरियल है, वर्क इन प्रोग्रेस है, स्टोर्स एंड स्पेयर्स हैं या फिर फिनिश्ड गुड्स है। ये सभी भी जो है वो करंट एसेट्स का ही पार्ट बनते हैं। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंस भी हमारा करंट एसेट होता है, या फिर अगर कोई एक्रूड इनकम है वो भी हमारे करंट एसेट्स का ही पार्ट बनते हैं। ये बात होगी करंट एसेट्स की। अब एक बारी बात करते हैं करंट लायबिलिटीज़ की। करंट लायबिलिटीज़ में हम इंक्लूड करते हैं बिल्स पेएबल, अकाउंट्स पेएबल, क्रेडिटर्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, डिविडेंड पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अगर हमने कोई इनकम रिसीव की है एडवांस में, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये भी हमारी एक करंट लायबिलिटी होती है। एनी प्रोविजन अगेंस्ट करंट एसेट्स, अगर हमने कोई भी प्रोविजन बनाई है करंट एसेट्स के ऊपर, जैसे हम कई बारी डेटर्स है, डेटर्स हमारा करंट एसेट होता है, हम डेटर्स के ऊपर प्रोविजन क्रिएट कर देते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। सो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो है वो हमारी करंट लायबिलिटी की कैटेगरी में आती है। कोई भी प्रोविजन हो सकती है किसी भी करंट एसेट के ऊपर। पॉइंट नोट कीजिए, करंट एसेट के ऊपर जो प्रोविजन हम बनाएंगे। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगर कोई करंट लायबिलिटीज़ में आता है तो वो है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का और प्रपोज्ड डिविडेंड का। ये दोनों पॉइंट्स ऐसे हैं जिन्हें हम करंट लायबिलिटी ट्रीट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। बहुत बार बच्चे पूछते हैं कि हमें इन्हें किस तरह से ट्रीट करना है, एज अ करंट लायबिलिटी करना है या नहीं करना है। काफ़ी बार बच्चों को जो है वो कन्फ्यूजन रहती है इस बात में।
तो आप हमेशा ध्यान रखें। और ये दोनों पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसमें आपको ज़रूर मिलेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और प्रपोज्ड डिविडेंड का पॉइंट। आप हमेशा ध्यान रखें, आपको क्वेश्चन में कोई ना कोई हिंट या कोई ना कोई लाइन ज़रूर लिखी होगी जिससे आपको ये क्लियर होगा कि आपको इसे करंट लायबिलिटी ट्रीट करना है या नहीं करना है। जब भी आप क्वेश्चन स्टार्ट करने लगे उससे पहले आप चेक करें क्वेश्चन में अगर आपको ये दोनों चीज़ें दी हैं तो इनका क्या ट्रीटमेंट करने को बोला है, फिर आप अपना क्वेश्चन स्टार्ट करें। सो ये था फ्रेंड्स एक ओवरव्यू कि ये स्टेटमेंट क्या है, हम इसे कैसे प्रिपेयर करते हैं। अब बात करते हैं इसके फॉर्मेट की। ये फ्रेंड्स फॉर्मेट है इस स्टेटमेंट का। ये स्टेटमेंट कुछ इस तरह से टेबुलर फॉर्मेट में बनती है। आप देख सकते हैं ये पूरी स्टेटमेंट इस तरह से कुछ बनेगी। चलिए अब मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करती हूँ ये कैसे बनती है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। आप चाहें तो आप यहाँ पर स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, जो आपको ठीक लगता है, जो आपकी मर्जी है आप वो लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर एक कॉलम बनाया है पर्टिकुलर्स के लिए। इस पर्टिकुलर के कॉलम में हम अपने सभी करंट एसेट्स और अपनी सभी करंट लायबिलिटीज़ की वैल्यूज़ जो हैं वो इस पर्टिकुलर्स के कॉलम में लिखते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कॉलम आता है प्रीवियस ईयर का, फिर उसके बाद हमारे पास आता है करंट ईयर का। मैंने आपको जैसे अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हमें हमेशा क्वेश्चन में 2 ईयर बैलेंस शीट गिवन होती है। इसमें से एक साल जो है वो हमारा प्रीवियस ईयर बन जाता है और एक साल हमारा करंट ईयर बन जाता है। चलिए अब समझते हैं प्रीवियस ईयर और करंट ईयर क्या होते हैं। प्रीवियस ईयर होता है वो साल जो बीत चुका है, लास्ट ईयर या फिर पिछला साल। पिछले साल को हम बोलते हैं प्रीवियस ईयर, नेम से ही क्लियर है जो पिछला साल होगा हमारा। उसके बाद हमारे पास आता है करंट ईयर। करंट ईयर मीन्स वो साल जो अभी चल रहा है, प्रेजेंट ईयर है जो, हम उसे बोलते हैं करंट ईयर। प्रीवियस ईयर को हम ओपनिंग ईयर भी बोल सकते हैं और करंट ईयर को हम क्लोजिंग ईयर भी बोल सकते हैं। कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है प्रीवियस और करंट ईयर में, तो आप याद रखें कि प्रीवियस ईयर हमारा ओपनिंग ईयर होता है और करंट ईयर हमारा क्लोजिंग ईयर होता है। अगर आपको क्वेश्चन में दिया है 2019 की बैलेंस शीट है और 2020 की बैलेंस शीट हमें दी है, तो 2019 जो है वो हमारा ओपनिंग ईयर बन जाएगा और 2020 हमारा क्लोजिंग ईयर बन जाएगा। ओपनिंग ईयर मीन्स हमारा प्रीवियस ईयर और क्लोजिंग ईयर मीन्स हमारा करंट ईयर। इसी तरह से ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा 19 और 20 ही दिया होगा, हो सकता है 2009 और 2010 दिया हो। तो 2009 जो है वो हमारा ओपनिंग ईयर है, मीन्स हमारा प्रीवियस ईयर है, और 2010 हमारा क्लोजिंग ईयर है, मीन्स हमारा करंट ईयर है। जो 2 साल आपको दिए होंगे उनमें से एक हमारा प्रीवियस ईयर बन जाएगा और एक हमारा क्लोजिंग ईयर बन जाएगा। ध्यान रखिएगा लिखना आपको हमेशा आगे प्रीवियस ईयर ही है, फिर आपको करंट ईयर लिखना है। अगर आपने इन्हें आगे पीछे लिख दिया तो आपका फॉर्मेट गलत हो जाएगा, ठीक है। सो ये बात होगी प्रीवियस और करंट ईयर की। उसके बाद देखिए मैंने कॉलम बनाए हैं अफेक्ट ऑन वर्किंग कैपिटल, इंक्रीज एक कॉलम में लिखा है और एक में लिखा है डिक्रीज। जो हमने ये लिखे हैं प्रीवियस और करंट ईयर, यहाँ पर हम हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यूज़ लिखेंगे, फिर हम दोनों को कंपेयर करेंगे कि हमारे एसेट्स या लायबिलिटीज़ की वैल्यूज़ इंक्रीज़ हो रही हैं या फिर डिक्रीज़ हो रही हैं। इंक्रीज़ डिक्रीज़ की अमाउंट को फिर हम इन कॉलम्स में शो करते हैं। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। अगर सपोज़ कर लेते हैं कि हमारे पास करंट एसेट्स में हमें गिवन है स्टॉक, ठीक है, और सपोज़ कर लेते हैं कि प्रीवियस ईयर है हमारा 2009 और क्लोजिंग ईयर है हमारा 2010, ठीक है। 2009 में स्टॉक की वैल्यू थी 15,000। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। 2009 में स्टॉक की वैल्यू थी 15,000 और 2010 में स्टॉक की वैल्यू होगी 20,000। अब देखिए आपको इन दोनों ईयर्स को कंपेयर करना है। पहले स्टॉक की वैल्यू थी 15,000, अब स्टॉक की वैल्यू है 20,000।
स्टॉक की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो गई है। कितनी अमाउंट से? 5000 से। आपको ये डिफरेंस जो है वो कैलकुलेट करना है। अब पॉइंट आता है, आपको ये डिफरेंस लिखना कहाँ पर है। आप इंक्रीज के कॉलम में लिखेंगे या फिर डिक्रीज के कॉलम में लिखेंगे। इसके लिए आपको हमेशा एक पॉइंट ध्यान में रखना है। अगर हमारे करंट एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो करंट एसेट अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो हमारी वर्किंग कैपिटल भी हमेशा इंक्रीज होगी। ये दोनों कॉलम्स है, वर्किंग कैपिटल के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है, इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। अगर हमारे करंट एसेट्स डिक्रीज हो रहे हैं तो हमारी वर्किंग कैपिटल भी डिक्रीज हो जाएगी। करंट एसेट्स और वर्किंग कैपिटल के बीच में हमेशा पॉजिटिव रिलेशन होता है। अगर एक चीज बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ेगी, अगर एक चीज कम हो जाएगी तो दूसरी भी कम हो जाएगी। अब यहाँ पर हमारा जो स्टॉक है उसकी वैल्यू इंक्रीज हुई है 5000 से। अब अगर करंट एसेट इंक्रीज होता है तो हमारी वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज हो जाती है। जो हमने डिफरेंस फाइंड आउट किया था वो यहाँ इंक्रीज के कॉलम में हम लिख देंगे। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज कर लेते हैं हमारे पास कोई प्री पेड एक्सपेंस है क्वेश्चन में, ठीक है। ओपनिंग ईयर में उसकी वैल्यू है 8000 और क्लोजिंग ईयर में उसकी वैल्यू है 10000। पहले 8000 था, अब उसकी वैल्यू 10000 है। हमें पता लग गया कि हमारा जो एक्सपेंस है वो इंक्रीज हुआ है। कितनी अमाउंट से? 2000 से। और जब भी हमारा करंट एसेट इंक्रीज होता है हमारी वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज होती है। जो इस दोनों के डिफरेंस है उसको हम यहाँ पर लिख देंगे इंक्रीज के कॉलम में। अब एक डिक्रीज वाला पॉइंट भी कर लेते हैं। सपोज क्वेश्चन में हमें गिवन है डेटर्स, ठीक है। डेटर्स की पहले अमाउंट थी 20,000 ओपनिंग ईयर में, क्लोजिंग ईयर में डेटर्स की वैल्यू हो गई 16,000। पहले 20 थी, अब 16 है। हमारे डेटर्स डिक्रीज हो गए। कितनी अमाउंट से? 4,000 से। इन दोनों का डिफरेंस, जब हमारे करंट एसेट डिक्रीज करते हैं हमारी वर्किंग कैपिटल भी डिक्रीज होती है। सो ये जो 4,000 डिफरेंस है वो इधर डिक्रीज वाले कॉलम में आ जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको ये बात समझ आ गई होगी मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। यहाँ तक हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो गया करंट एसेट्स का। आपको बस ध्यान रखना है प्रीवियस ईयर कौन सा दिया है क्वेश्चन में उसकी वैल्यूज़ यहाँ पर नोट कर लें। क्लोजिंग ईयर की जो वैल्यूज़ दी हैं वो इस कॉलम में नोट कर लें। फिर चेक करें कि हमारे करंट एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं। हमेशा इस लॉजिक को आप ध्यान रखें जो मैंने आपको अभी समझाया है। इसके अकॉर्डिंग फिर आप इंक्रीज और डिक्रीज कॉलम में अपनी वैल्यूज़ फिल कर दें। अब ये बात हो गई करंट एसेट्स की। अब बात करते हैं करंट लायबिलिटीज़ की। करंट लायबिलिटीज़ में सपोज कर लीजिए आपको गिवन है क्वेश्चन में क्रेडिटर्स, ठीक है। अब लायबिलिटीज़ के लिए भी मैं आपको पहले पॉइंट समझा देती हूँ। अगर हमारी करंट लायबिलिटीज़ इंक्रीज़ करती हैं तो हमारी वर्किंग कैपिटल जो है वो डिक्रीज़ करेगी। अगर हमारी करंट लायबिलिटीज़ डिक्रीज़ कर रही हैं तो हमारी वर्किंग कैपिटल इंक्रीज़ करेंगी। करंट लायबिलिटीज़ और वर्किंग कैपिटल में नेगेटिव रिलेशन होता है। अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी कम हो जाएगी, अगर एक कम होगी तो दूसरी बढ़ेगी। करंट एसेट्स और वर्किंग कैपिटल में पॉजिटिव रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, और वर्किंग कैपिटल और करंट लायबिलिटीज़ में नेगेटिव रिलेशन है, इनडायरेक्ट रिलेशन है। हमेशा इस पॉइंट को ध्यान रखें। अब इसी पॉइंट को लेकर हम ये पॉइंट सॉल्व करते हैं। क्रेडिटर सपोज कर लीजिए आपको क्वेश्चन में गिवन थे 16,000 ओपनिंग ईयर में, ठीक है, और क्लोजिंग ईयर में इनकी वैल्यू हो गई 20,000। इनकी वैल्यू हो गई 20,000। अब हमारी वर्किंग कैपिटल क्या हो गई है? हमारे करंट लायबिलिटी क्या हुई है? पहले 16,000 थी, अब उसकी वैल्यू 20 है। हमारी करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो गई है। कितनी अमाउंट से? 4,000 से। जब हमारी करंट लायबिलिटी इंक्रीज होती है तब हमारी वर्किंग कैपिटल जो है वो डिक्रीज होती है। ये 4,000 हम डिक्रीज के कॉलम में फिल कर देंगे। इसी तरह से ही एक इंक्रीज का पॉइंट भी कर लेते हैं। सपोज कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है आपको क्वेश्चन में गिवन,
ओपनिंग ईयर में वैल्यू थी 20,000, ठीक है, और क्लोजिंग ईयर में वैल्यू हमें दी हुई है 15,000। पहले 20 थी वैल्यू, अब 15 है। इट मीन्स हमारी करंट लाइबिलिटीज डिक्रीज हो गई हैं। कितनी अमाउंट से? 5,000 से। जब भी हमारी करंट लाइबिलिटी डिक्रीज होती है जब भी करंट लाइबिलिटी डिक्रीज होती है हमारी वर्किंग कैपिटल जो है वो इंक्रीज होती है। ये 5,000 हमारे इंक्रीज वाले कॉलम में आ जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको बात क्लियर हो गई होगी कि हमने इन चीज़ों को फिल अप कैसे करना है। चलिए अब आगे करते हैं। आपने ध्यान दिया होगा मैंने यहाँ पर टोटल के लिए जो है वो कुछ जगह छोड़ी हुई है इस तरह से, ठीक है। आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के जो करंट एसेट्स दिए होंगे जो हम यहाँ पर लिखेंगे जिनकी वैल्यूज, आपको उनका टोटल करना है और इस यहाँ पर फिल करना है इस बॉक्स में। इसी तरह से आपको करंट ईयर के भी सभी एसेट्स का टोटल करना है, ठीक है, और उसे इस कॉलम में फिल करना है। सपोज कर लेते हैं यहाँ पर करंट एसेट्स की जो वैल्यू आई वो आई 30,000, ठीक है, और यहाँ पर वैल्यू आई 40,000। आई एम जस्ट अज्यूमिंग, मैंने अज्यूम किया है कि इस कॉलम का टोटल 30 है और इस कॉलम का टोटल 40 है। इसी तरह से हम करंट लाइबिलिटीज के भी टोटल कर लेंगे, प्रीवियस ईयर का भी और करंट ईयर का भी, ठीक है। सपोज कर लेते हैं यहाँ पर आया 20,000 और यहाँ पर इस साइड का टोटल भी आया 20,000, ठीक है। यहाँ तक हमारा एक पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया, स्टेटमेंट और शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल का। अब उसका नेक्स्ट पार्ट में हम कैलकुलेट करते हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला आपको पता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। हम प्रीवियस ईयर और करंट ईयर दोनों के लिए वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। प्रीवियस ईयर की अगर हमने कैलकुलेट करनी है तो फॉर्मूला है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। प्रीवियस ईयर की करंट एसेट्स और प्रीवियस ईयर की करंट लाइबिलिटीज। देखिए करंट एसेट्स थे 30,000 और करंट लाइबिलिटीज थी हमारी 20,000। सो 30,000 माइनस 20,000 ये आ जाएगा हमारा 10,000। इसी तरह से हम करंट ईयर का भी वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे। करंट ईयर के एसेट्स हैं 40,000 के और लाइबिलिटीज हैं करंट 20,000 के। सो 40 माइनस 20 ये आ जाएगा हमारा 20,000, ठीक है। उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। अब जिस साल की वर्किंग कैपिटल बड़ी हो, जिसकी वैल्यू ज़्यादा हो, अब सबसे पहले उसका टोटल इधर इन दो कॉलम्स में लिख ले। अब 20,000 वर्किंग कैपिटल ज़्यादा है करंट ईयर की, तो अब हम यहाँ लिख लेंगे 20,000। ये हमने लिख लिया यहाँ पर 20,000। अब हमें बैलेंस करना है इसको। जिस साइड टोटल कम है, जिस साइड कम अमाउंट है उस साइड हम बैलेंस डाल देंगे। इधर 10,000 है और हमें 20 करना है तो हम यहाँ पर लिख देंगे 10,000। 10,000 जो है वो हमारी बैलेंसिंग फिगर है। ये 10,000 का डिफरेंस या कोई और डिफरेंस जो है वो इस साइड भी बच सकता है और इस साइड भी बच सकता है। ये आ गया हमारा नेट इंक्रीज या नेट डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। दोनों में से एक चीज़ है वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट हो जाती है। उसके बाद बात करते हैं इंक्रीज और डिक्रीज कॉलम के। इन दोनों कॉलम्स को भी हमें बैलेंस करना पड़ता है। आपने क्या करना है, इंक्रीज कॉलम में जितनी भी अमाउंट्स हैं आपको उन सभी को प्लस करके उसका टोटल यहाँ लिख लेना है इंक्रीज के कॉलम में। सपोज कर लीजिए यहाँ इस साइड का आपका टोटल आया 20,000, ठीक है। इसी तरह से आपको डिक्रीज के कॉलम का भी टोटल करना है। इन दोनों में से भी हमेशा एक कॉलम का टोटल कम होगा। किसी एक कॉलम में भी ज़रूर बैलेंस बचेगा। अब जिस साइड अमाउंट्स ज़्यादा हो, जिस साइड का टोटल ज़्यादा हो, आप उसका टोटल इन दोनों कॉलम्स में लिख लें। इस साइड का टोटल सपोज ज़्यादा था तो मैंने इधर भी लिख लिया 20,000, ठीक है। अब हमें इन कॉलम्स को भी बैलेंस करना है, ठीक है। अब आप चेक करें कि आपका किस साइड डिफरेंस बच रहा है। ध्यान रखिएगा डिफरेंस उतना ही बचेगा जितना यहाँ पर नेट इंक्रीज या डिक्रीज बचा होगा।
अगर यहाँ 10,000 बचा है तो इंक्रीज डिक्रीज के भी कॉलम में जो है वो 10,000 का डिफरेंस ही बचना चाहिए आपका। अगर आपका सेम डिफरेंस बचता है तो इट मीन्स आपका क्वेश्चन ठीक है, अदरवाइज आपने कहीं ना कहीं क्वेश्चन में गड़बड़ की है। सो आपको फर्स्ट पॉइंट में ही फंड फ्लो स्टेटमेंट के फर्स्ट पॉइंट सॉल्व करने में ही आपको पता लग जाएगा कि आप अपना क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यहाँ से आपका क्वेश्चन चेक हो जाएगा। अगर ये दोनों बैलेंस सेम आते हैं इट मीन्स आपका क्वेश्चन ठीक है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने पढ़ा हाउ टू प्रिपेयर स्टेटमेंट और शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। ये हम कैसे प्रिपेयर करते हैं और इसका फॉर्मेट क्या है। आई होप आपको समझ लग गया होगा। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी हम उसमें इनके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके कि हमें इस स्टेटमेंट को किस तरह से प्रिपेयर करना है। चलिए, अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।